आज हिस्ट्री का पहला स्टार्टिंग है। लेसन का नाम है प्राचीन भारत के इतिहास। तो हम स्टार्ट करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक ना, जिसका सिर्फ अनुमान होता है, कोई साक्ष्य नहीं होता, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल का साक्ष्य तो होता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया होता, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक ना। तो आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपाठ्य या दुर्बोध होने के कारण इनसे कोई निष्कर्ष नहीं मिल पाया है। जबकि लिखित विवरण मिलते हैं, ठीक ना, मतलब लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया हो, वह ऐतिहासिक काल है, ठीक ना। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल, जो पाषाण काल है प्राग ऐतिहासिक काल है, जिसका तरह अनुमान लगाया गया है लेकिन इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। और आदि ऐतिहासिक काल में कौन है? सिंधु घाटी की सभ्यता या ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, जिसका जो है लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया हो। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसकी लिपि को मैं बता दूं, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है ट्रसोफाइडन लिपि है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता और ठीक ना, तो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता में आहार जरवे आदि आते हैं। जबकि 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का आरंभ स्टार्ट हुआ था। भारत में कब हुआ स्टार्ट हुआ था? 1863 में। पाषाण निर्मित उपकरणों के अधिकता के कारण, जो पाषाण के जो निर्मित जो उपकरण थे उनके कारण, ठीक है ना, इनके संपूर्ण युगीन संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया था। किसको? पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है ना। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था। तो देखो, पहले जो पाषाण काल था उनको 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ठीक है ना, पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल, ये जो थे। तो दक्षिणी व खुरचनी उपकरण इससे प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी, कौन सी? पंजाब की सोहन नदी घाटी से जो है पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, चंपर चंपिंग पेबुल। मैं आपको बता दूं पेबुल क्या होता है। पेबुल जो नदियों में आपने देखा होगा कि कई सारे गोल गोल पत्थर होते हैं, जो जब पानी चलता रहता है तो नदियों के साथ चलते वो भी मतलब ढमलाते वो गोल हो जाते हैं। उन पत्थरों को लकड़ियों के साथ बांधकर या फिर हड्डियों के साथ बांधकर कुल्हाड़ी बनाई जाती है। वो बनाई गई कुल्हाड़ी जो एक तरफ से धारदार होती है वो पेबुल कहलाती है। उसी को चार चंपिंग या पेबुल कहते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहले तमिलनाडु के चेन्नई के समीप, कहाँ से? तमिलनाडु के चेन्नई समीप बदबुरे तथा अतिरपक्कम जो है के पास से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मिले थे। ये वही होता है, ये भी पेबुल की तरह ही होती है। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। किस संस्कृति के? पूरा पाषाण काल के। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्ववादी थे। 1863 के रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने तमिलनाडु में चेन्नई के पास पल्लवपुरम नामक, कहाँ पे? पल्लवपुरम नामक स्थान के पास पहला हैंडेक्स एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरपक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। तो अतिरपक्कम के पास पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए थे। 1935 में टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। कहाँ पे? ध्यान रखना, अब मैं बताने जा रहा हूँ बेलन घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेलन जो कि यूपी में है। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा? जी.आर. शर्मा जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे, के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। बेलन घाटी में किया गया अनुसंधान ये। और पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ से 44 कितने 44 पुरास्थल प्राप्त किए थे बेलन घाटी से।
ये बेलन घाटी मिर्ज़ापुर में पड़ती है। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन में लोहांदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली थी। बेलन घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त की गई थी, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक ना। फलकों की अधिकता के कारण, फलक जो होते हैं ना, उनके कारण, अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाण काल को फ्लश संस्कृति या फ्लड ब्लेडर स्क्रैपर संस्कृति कहा जाता है। इन उपकरणों के निर्माण क्वार्टाज पत्थरों से किया गया था। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृत था। वो पूरी तरह प्रकृति पर ही निर्भर थे। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस और कंदमूल हुआ करता था। पूर्व पाषाण जो काल था या मध्य पाषाण काल जो पूरे लोग थे, वो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। उनका भोजन मांस था, वह कंदमूल था। अग्नि का प्रयोग करने से अपरिचित थे। मध्य पाषाण काल के लोग अग्नि का प्रयोग करना नहीं जानते थे। मैं आपको बता दूं, अग्नि का प्रयोग करना मानव ने नव पाषाण काल में सीखा था। अग्नि का सबसे पहले प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ था। तो अग्नि के प्रयोग से मध्य पाषाण काल के लोग अपरिचित थे। वो कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। मध्य पाषाण काल का इस काल के मानव को पशुपालन का तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। मध्य पाषाण काल वाले के लोगों को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वोत्तम 1867 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1867 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबल्ड कैंपबेल क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले। विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोजे क्लाइल ने। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण तथा पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। जो मानव अस्थि पंजर हैं, मध्य पाषाण काल में प्राप्त होने लगे थे। गुजरात स्थित लंगनाज एक मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है। गुजरात एक लंगनाज है जो मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण कालीन उपकरणों के अतिरिक्त पशु की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक ना। लंगनाज से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण कालीन मदहदा, ये यूपी की बात है। मदहदा यूपी में पड़ता है। यहाँ यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है मदहदा। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन हड्डी व सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा ने मदहदा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। किसके? मदहदा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवाल क्षेत्र में बांटा गया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मदहदा, सरायनहर, राय व दमदमा तीनों ही स्थलों में हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए गए हैं। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। 41, ठीक ना, मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में 1 कंकाल मिले हैं। कुल इस प्रकार 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कुल कितने? 48 मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं। सराय नहर राय से ऐसी समाधि मिली है। कहाँ से? सराय नहर राय से, जिसमें 4 मानव एक साथ दफनाए गए। सराय नहर से एक समाधि मिली जिसमें 4 मानव एक साथ दफनाए गए। यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली थीं, अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लोखिया शिलास्त्र संख्या में मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इन जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में था, अधिकांश क्षत विक्षत हालत में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन लुकास के अनुसार लेखैया के कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ है मध्य पाषाण काल में ही शुरू हुआ था, मतलब शुरू होना स्टार्ट हो गया था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो नर्मदा घाटी के पास है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है ये, तथा बागौर जो कि भिलवाड़ा राजस्थान में है, से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव ना शिकार करके, मछली पकड़ के और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल के जो मानव थे, शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका, ये भीमबेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, इसको ध्यान रखिएगा। भीमबेटका
प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक, कितने 700 से भी अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भीमबेटका से, जिसमें से 500 में से चित्रकारी प्राप्त हुई है। इसमें से 243 ना को क्रमांक दिए गए हैं, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा 243 को क्रमांक दिए गए हैं भीमबेटका के। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला पढ़ते हैं हम। सब सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ है। ध्यान रखना, ये खाद्यान्न ना अनाजों का उत्पादन या बोना सबसे पहले शुरू हुआ नवपाषाण काल में शुरू हुआ था, इससे पहले नहीं हुआ था। और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई, तो नवपाषाण काल में ही गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव था। तो सबसे जो जात रही है कि हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पुराना कृषि का स्थल या फिर सबसे पहले जो कृषि की गई थी उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले के लहुरा देव जगह पे की गई थी। यहाँ से 9000 साल ईसा पूर्व 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लहुरा देव से। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है। जबकि प्राचीनतम चावल धान के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा कहाँ पे? प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक ना, तो चावल के साक्ष्य सबसे प्राचीनतम कोल्डिवा से मिले हैं, जो कि प्रयागराज जिले की बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि चीन के यांगची नदी यांगसी जिसे बोलते हैं घाटी के लगभग 7000 ईसा पूर्व से चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व प्रथम मेक्सिको में पाया गया। कहाँ पे? मेक्सिको में पाया गया सबसे पहले। मेहरगढ़ में से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये पूछता है कई बार कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ पे पाया गया, तो ये बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से पाया गया। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से मिले हैं। मैं बता दूँ गर्त आवास क्या होता है। पहले के लोग जो है घर नहीं बना पाते थे, तो गड्ढे जो बने होते थे या फिर बने बनाए गड्ढे या फिर खुद गड्ढे बनाकर उन गड्ढों में रहते थे। उन गड्ढों को में रहने को या फिर बने बनाए गड्ढों को ही गर्त आवास कहा जाता था। तो उस गर्त आवास में रहने के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थलीय खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एम पीटरसन ने की थी। गुफकराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। गुफकराल एक जगह है जो जम्मू कश्मीर में है, यह नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है ना। गुफकराल का अर्थ होता है कोलाल, अर्थात कुम्हार की गुहा या गुफा। ठीक ना। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से कहाँ से? चिरांद। यहाँ से नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद से नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। जहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। कहाँ से? चिरांद, जो जगह बिहार की, वहाँ से। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। राख के टीले जो है नवपाषाणकालीन ये बेल्लारी जनपद में, कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जिले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मैंने बताया ना, आग का उपयोग सबसे पहले आग का नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। तो धातुओं का सबसे पहले तांबे का उपयोग प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले कौन सी धातु है जिसका प्रयोग किया गया? वो तांबा थी। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इस कारण इसे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। किसको? नवपाषाण काल को। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे से संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्ती दक्षिण पूर्व राजस्थान, कहाँ पे? दक्षिण राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्व राजस्थान की खुदाई हुई है। ठीक ना। ये अहाड़, बालथोल, बागोर
उजियाना गुलंद ये स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह है, ठीक ना। गिलुंद अहाड़ वही जगह है जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल थे। गिलुंद बलाथल उजियाना में घरों को चहारदीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल काले लेप के मृतभांड मिले हैं। वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी भी कृष्ण लोभित मृतभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवादा टोली प्रमुख स्थल है। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। नवादा टोली जो स्थल है यह मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणकालीन पूरा स्थल है, जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकलिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बाँस, फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृतभांड लाल काले रंग के हैं, नवादा टोली के, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। जो कायथा संस्कृति है यह हड़प्पा संस्कृति की समकालीन है। इसके मृतभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन हड़प्पा प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति का लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। किसकी? कायथा संस्कृति की, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृतभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरंड की तथा पश्चिम महाराष्ट्र में स्थित इनामा गांव की बस्तियां किलेबंद हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल हैं अहमदनगर जिले जो में जोरवे, नेवासा और दहमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोना गांव, इनामा गांव, प्रकाश, ठीक और नासिक, ये सभी पुरास्थल जारवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात 200 जारवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दहमाबाद सबसे बड़ा है। नेवासा जारवे संस्कृति स्थल में से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जारवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के नेवासा, ठीक ना, देमाबाद, चंदौली, इनामा गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर में दक्षिण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महाराष्ट्र के ज़्यादातर ताम्रपाषाणकालीन स्थल है वहाँ से मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाया गया है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर सर और पैर दक्षिण दिशा में। आरंभिक ताम्रपाषाणकालीन अवस्था के इनामा गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और वृत्ताकार। इनमें से 100 से अधिक घर और उनके कब्र पाई गई हैं। यही बस्ती किलेबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ के शिल्पी और पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते हैं, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। जो सरदार थे वो केंद्र स्थल में ज़्यादातर रहते थे। सामाजिक विभेद का सूचक है यहाँ से अन्नागार मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पूर्व पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के पांडुराजर, ढिब्बी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में मेहसी दल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे बिहार के सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्व उत्तर प्रदेश में खेराडीह और नरहन है। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरी बनाते थे। दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे। हिरन का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्पकर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे। किसके? ताम्रपाषाण लोग शिल्पकर्म में बहुत ही जानकार थे या दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकियाँ भी बनाते थे। वे लोग कतई बुनाई जानते थे, ताम्रपाषाणकालीन लोग, क्योंकि मालवा के चरखे और तकलियाँ
मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल के रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुम्हार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा, जो कि मिट्टी में टेराकोटा से, ठीक ना, बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनामा गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है, ठीक ना। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से मिट्टी के वृषभ मूर्तिकाएं, वृषभ मतलब बैल, यह सूची करती है कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिम महाराष्ट्र की चंदौली निवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले के तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, ठीक ना। महाराष्ट्र के कुछ जगहों पे बच्चों को उनके गले में तांबे का हार पहनाकर दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में समान तौर पर कुछ बर्तन पात्र हैं। महाराष्ट्र के मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया गया, यानी कि सर उत्तर और पैर दक्षिण में, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया गया। मतलब महाराष्ट्र में तो उत्तर दक्षिण था, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया गया है। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सीडेंटेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शन बेरियल चलाता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी की पतली प्लेट है। काथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय कंगन की कुल्हाड़ी पाई गई हैं। इसी स्थान से में स्टेटाइट की कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरी गोलियां के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्र स्थल की सिक्किम झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्धि खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकुल्लू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति के अधिक प्रमाण मिला है। और भारत में सर्वप्रथम, अब आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व संरक्षण विभाग के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब सबसे पहले जो है पुरातत्व संरक्षण विभाग जो नियुक्त किया गया 1861 में अलेक्जेंडर को नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातत्व संरक्षण विभाग को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। फिर 1871 में एक विभाग बनाया गया जिसका नाम था पुरातत्व संरक्षण विभाग। फिर 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के रूप में बनाया गया, ठीक ना। 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है इस पुरातत्व संरक्षण विभाग को भारतीय पुरातत्व संरक्षण के नाम से केंद्रीकृत किया गया और जॉन मार्शल को इसका नया, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट पूछता भी है, नया महानिदेशक बनाया गया और 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार संभाला। तो इस प्रकार जो हमने पढ़ा जो पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा और इसके बाहर पाषाण काल से नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए अब हम घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर को हम अध्ययन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट फ्रूस फूट कौन था? एक भूगर्भ वैज्ञानिक था, पुरातत्वविद था, या फिर पुराण वनस्पति शास्त्री था, या इतिहासकार था? तो हम जानते हैं रॉबर्ट जो ब्रूस फ्रूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद थे। इसका आंसर पढ़ते तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट फ्रूस ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अर्थात तो भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट फ्रूस ने ही की थी। अतः स्पष्ट है कि इसका उत्तर ए और बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कोपहेगन संग्रहालय अगला क्वेश्चन है, कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया, ठीक ना, किसने किया था? इसका आंसर है थॉमसन ने किया था, ठीक ना। तो क्या कहता है कि डेनमार्क के कोपहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन का क्रिश्चियन जॉनसन थॉमसन ने किया था, ठीक ना।
यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्ग के गणन के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? नंबर ए निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, या डी मध्य पाषाण काल में। तो इसका आंसर है पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो नीचे पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, कहाँ से, जो नर्मदा घाटी की जगह है मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ वहाँ पे, तथा बागोर भीलवाड़ा का राजस्थान से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के समय में। तो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन नंबर 4। मध्य पाषाणिक प्रसंग से पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो कौन सा? अभी हमने, तो इसके ऑप्शन है लंगनाच, बिरभानपुर, नंबर सी आदमगढ़, और नंबर डी चिपोनी मांडो। तो अभी हमने पढ़ा था आदमगढ़, ठीक ना, से जो है इसके साक्ष्य मिले, आदमगढ़ और बागौर से इसके साक्ष्य मिले थे पशुपालन के। तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किसके उपकरण? हड्डी के उपकरण। चोपनी मांडो से, काकोरिया से, मदहदा से, और सराय नाहर राय से। तो इसका आंसर होगा मदहदा और सराय नाहर राय। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2010 में आ चुका है। तो मध्य पाषाणकालीन मदहदा, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी व सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। बताया कि जो सींग थे, खासकर हिरन की सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। जी.आर. शर्मा मदहदा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुलित क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया है। बूचड़खाना संकुलित क्षेत्र में हड्डी व सींग निर्मित उपकरणों का एवं आभूषण बड़े पैमानों पर पाए गए हैं। सराय नहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। छठा क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सराय नहर राय से, बी मदहदा से, सी लेखैया से, डी चोपनी मांडो से। तो यूपी आरओआर में क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। इसका आंसर होगा, अभी हमने पढ़ा ऊपर, सराय नाहर राय से और मदहदा से। ऑप्शन ए और बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7वां। निम्नलिखित मध्य पाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। ये सबसे टफ क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है पेसरा, लेखैया, बिरभानपुर, मदहदा। इसका आंसर होगा, अगर हम इसको पूर्व जो है क्या कहते हैं, पश्चिम से पूर्व लगाएं, तो भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं मदहदा प्रतापगढ़ सबसे पश्चिम, फिर लेखैया उससे पूर्व उत्तर प्रदेश जो मिर्जापुर में है, फिर पेसरा बिहार और बिरभारपुर पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं हम। एक ही कब्र में 3 मालों के कंकाल कहाँ से मिले हैं? तुमने पढ़ा था ये। ऑप्शन ए सराय नाहर से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी मदहदा से, और ऑप्शन डी लंगनाथ से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दमदमा से, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय, मदहदा और दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं। युग्म मतलब कि जो जोड़े वाले हैं, ठीक ना, और 1 समाधान 3 मानव कंकाल के साथ मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, मतलब कि खाद्यान्न अनाज सबसे पहले किस समय में प्रारंभ हुए? तो हमने पढ़ भी रखा है। ऑप्शन है इसका नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है पुरापाषाण काल में, और ऑप्शन डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ना, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू हुआ। यही वह समय जब मनुष्य कृषि कर्म में से परिचित हुआ था, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ,
ऑप्शन सी नलमल्ला पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी पहाड़ियाँ। एक क्वेश्चन उत्तराखंड पेसीएस में आ रखा है, इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी पहाड़ियों से, ठीक है ना। तो नर्मदा घाटी पहाड़ियों से ही भारत मानव के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से अवस्थित हथनोरा, जो कि सिहोरा मध्य प्रदेश में है, नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी और ऑप्शन डी ताप्ती नदी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी में आ चुका है। इसका अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि नर्मदा नदी इसका आंसर होगा। नर्मदा नदी से ही जो है मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जौ। सबसे पहले जो अनाज मानव द्वारा प्रयोग किया गया वह था जौ। आधुनिक समय में समाज द्वारा मुख्य रूप से आठ अनाजों का उपयोग किया गया था। जौ के बाद गेहूँ, गेहूँ एक क्रम अनुसार है, जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सरीगम, राई और जई। ये याद रखने योग्य है, जो ये पूछ सकता है। कौन सा 8 अनाज थे? जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सरीगम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीज के रूप में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। विशिष्ट दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ को 8 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर में ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में इन्हीं क्षेत्रों में 8 ईसा पूर्व आसपास गेहूँ भी उगाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? कोयढीवा से, लोहरादेव से, मेहरगढ़ से और टोकवा से। इसका आंसर होगा लोहरादेव से प्राप्त हुए थे। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल उत्तर प्रदेश है। तो सबसे भारत में जो कहाँ पे भारत में सबसे प्राचीनतम कृषि उत्तर प्रदेश से मिली थी, जो कि संत कबीर नगर जिले से लोहरादेव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। प्राचीनतम साक्ष्य जो है कृषि के उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लोहरादेव से प्राप्त हुए हैं, जो कि 9000 से 7000 ईसा पूर्व के आसपास के चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, जो कि पाकिस्तान में है ना। मतलब है तो मेहरगढ़, रियलिटी में सबसे पहले मेहरगढ़ में खोजा गया, जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन अगर ये भारत का पूछ रहा है तो लोहरादेव माना जाएगा। अगर ये मेहरगढ़ हिंदुस्तान में होता तो मेहरगढ़ को ही माना जाता, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेहरगढ़ है, लेकिन मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, इसलिए मेहरगढ़ को ना लेके हम लोहरादेव संत कबीर नगर को लेंगे, ठीक ना। तो जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोयढीवा परारा जिले से बेलन नदी किनारे स्थित है, जहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लोहरादेव आता है तो उपयुक्त विकल्प लोहरादेव ही होगा, ठीक ना। और अगर ये नहीं होता है तो मेहरगढ़ इसका आंसर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। देखो अगर पता था ना अभी कि अब देखो ये क्वेश्चन परेशान करता है। अगर भारत बोलता तो लोहरादेव होता, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप बोला है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब शामिल होते हैं। तो इसका आंसर मेहरगढ़ होगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन था ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुरजहोम, ऑप्शन सी कोयढीवा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो आंसर मेहरगढ़ होगा। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 15, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी मुंडीगाग। तो वही आंसर है इसका होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभिक प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मुंडीगाग, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी दम्बसादत, ऑप्शन डी बालाकोट, ऑप्शन ई अमरी। तो यहाँ भी भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया है, तो मेहरगढ़ ही इसका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार इसको पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अजीरा से, नंबर ए अजीरा से, नंबर बी दम्बत सदात से, नंबर सी किले गुल मोहम्मद से, नंबर डी मेहरगढ़ से। तो इसका आंसर मेहरगढ़ होगा।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है। ये यूपी ARO में आ रखा है 2021 में ही। इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थल में से विश्व संदर्भ में कृषि प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्य जौ और धान है। तो इसका ऑप्शन है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा एक ए, और इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि सबसे पुराना स्थल लहुरा देव यूपी का भारत में वो है, और सबसे पहले वहीं से अनाज उगाया गया था जो कि चावल का पाया गया था। तो हम पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध संस्कृति विरासत का धनी रहा है। धातुत है कि प्रदेश में बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिवाल को लंबे समय तक विश्व में धान्य खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। इसी तरह वर्तमान में धान्य खेती का प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश का संत कबीर जिले का एक भाग है, अतः कथन 1 सही है। उत्तर प्रदेश में अनेक उत्खनित स्थल से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्य जौ धान साक्ष्य महागढ़ा और धान के साक्ष्य कोहलडीहा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी किले मोहम्मद, ठीक ना, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। इसका आंसर होगा मेहरगढ़, ठीक है ना। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्चे मैदान मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास 7 से ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मोहम्मद कालीबंगा प्राचीनतम तिथि का मतलब 4 ईसा पूर्व 35 ईसा पूर्व जो कि है, तो आंसर होगा मेहरगढ़। निम्नलिखित किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आंदे, बोरी, बागौर, लखनिया। हमने पढ़ा था कि बागौर और जो लाहौर थे ना, वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो लाहौर तो ऑप्शन में नहीं है, तो बागौर इसका आंसर होगा। मध्य पाषाण काल में साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से बागौर में मिलते हैं। निम्नलिखित चालकोथलिक युग भी कहा जाता है। किसको चालकोथलिक युग कहा जाता है? नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग या ऑप्शन डी लौह पाषाण युग। आंसर होगा ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को चालकोथलिक युग कहा जाता है। आहड़ सभ्यता के बारे में विचार कीजिए। जो ताम्र पाषाण कालीन थी वही आहड़ सभ्यता। नंबर 1, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। 2, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। 3, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। 4, यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से निर्मित आकृति उकेरी गई है। तो इसका ऑप्शन है 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन बी 1, 2 सही है, ऑप्शन सी 1, 2 व 3 सही है, ऑप्शन डी 3 व 4 सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 3 व 4 सही है। आहड़ दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणी संस्कृति स्थल है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व राजस्थान में। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे जो गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे। कहाँ से? गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे। आहड़ का अन्य नाम ताम्रवित, तांबा वाला स्थान भी है, ठीक ना, जिससे सूचित होता है कि तांबा बहुतायत यहाँ पे उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं प्राप्त करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिस पर समांतर सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इस प्रकार विकल्प 1 सही है। अगला क्वेश्चन 23, निम्न में से किसी एक पुरास्थल में से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए आमरी, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन 24, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया?
ऑप्शन ए के.डी. वाजपेयी ने, ऑप्शन बी वी.एस. मार्कर ने, ऑप्शन सी एच.डी. संकलिया ने, या ऑप्शन डी मार्टिमर हिलर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एच.डी. संकलिया ने। नवादा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कौज कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व के आसपास कहा जाए तो 1500 से 1300 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन 25, नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अभी हमने पढ़ा तो नवादा टोली गुजरात में है, ठीक ना, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 26, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए। सन्यासी, ठीक ना, ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मृतकों को दफनाने के रूप में। जो बृहद पाषाण स्मारक थे इनको मृतकों को दफनाने के रूप में पहचाना जाता है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित थे, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मोहिर आदि। अगला क्वेश्चन है 27, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बुधिहाल, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन सी कोहडीवा, या ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेलजारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन स्थल पुरास्थल को राख का टीला यहाँ से प्राप्त हुए हैं। संगनकल्लू से, जो कि कर्नाटक के मैसूर में है, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ऑप्शन बी खनिज के लिए, ऑप्शन सी गुफा प्रतिमाओं के लिए, या ऑप्शन डी सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि चित्र हैं। अब तक 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 500 चित्र पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 29 क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाग, अमरावती, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भीमबेटका। अभी हमने ऊपर पढ़ा है भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल के पंचमढ़ी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सिंगरौली, या ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन के पास। इसका आंसर होगा अब्दुल्लागंज के पास। अब्दुल्लागंज रायसेन के पास भीमबेटका की गुफाएं स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घांगरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी लेखैया, या ऑप्शन डी आदमगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भीमबेटका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन डी एच.डी. संकलिया, ऑप्शन सी वी.एस. वाकणकर, ऑप्शन डी वी.एन. मिश्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वी.एन. माकणकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका ऐतिहासिक काल शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक ना, किसका? प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है ना। इसकी खोज 1957 में वी.एस. वाकणकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भीमबेटका को किसने खोजा, ठीक ना? ऑप्शन ए डॉक्टर एच.डी. संकलिया, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजबली पांडे। तो इसका ऑप्शन वही होगा, अभी पढ़ा था हमने, ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ कहाँ? हस्तिनापुर में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अहिच्छत्र में, ऑप्शन सी नौह में, ऑप्शन डी लाल किला में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब
की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू हुई जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गौरिक मृदभांड उसे भी कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थलीय खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। किसके निर्देशन में? हस्तिनापुर नामक पुरास्थलीय खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 35। ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? महाराष्ट्र में, ठीक ना। ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर, या ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। किसका आंसर होगा? ए, ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, हमने ऊपर पढ़ा भी था। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जो जारवे संस्कृति है के निवासा देमाबाद, चंदौली, इनामा गांव आदि प्रस्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण से दफनाया जाता था। और क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी चिरांद, या ऑप्शन डी मास्की। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बुर्जहोम। बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित बुर्जहोम में नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान के रूप में पाया गया है। गर्तवाद गड्ढों वाले घर भी, ठीक ना, यहीं से, कहाँ से? बुर्जहोम से पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए बुर्जहोम, ऑप्शन बी कोयडीवा, ऑप्शन सी चौपानी मांडो, ऑप्शन डी मांडो। ठीक ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बुर्जहोम। ठीक ना। अगला क्वेश्चन 38। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए बुर्जहोम, ऑप्शन बी कोयडीवा, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी सगन कल्लू। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुर्जहोम शैलकृत, बुर्जहोम मिलान करना है। बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्रपात्र कला। ठीक ना। अब इसमें से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, ठीक ना, या फिर केवल 3 या केवल 2 और 3। इसका आंसर होगा डी, ठीक ना, सिर्फ 2 और 3 सही है। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल को गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई। ठीक ना। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असमान विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की। इस पुरास्थल से दोहिनी, पेंचदार, सिरे वाली ताम्र बाणा मछली पकड़ने का कांटा व विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए मुरहाना पहाड़, ऑप्शन बी घगरिया, ऑप्शन सी बघईघोर, या ऑप्शन डी लेखैया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लेखैया। ऑप्शन डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लोखैया शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु परमाणु उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन लुकास के अनुसार लोखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां प्राप्त की गई हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए एक को अभिकथन ए था, दूसरे को अभिकथन आर कहा गया है। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। इसका कारण आर, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण हुआ। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है।
तो दोस्तों इस प्रकार हमने पढ़ा कि इस प्रकार हमने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और पाषाण काल में से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हमने पूर्व क्वेश्चन भी देखे और इसका अच्छे से अध्ययन भी किया। इसके जो है जितने भी थे सारे क्वेश्चन और इसके बारे में सब कुछ हमने अच्छे से अध्ययन किया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।